आज की इस तकरीब के तारुफ़ी कलमात के लिए हम मोहतरम जनाब ज़मीर अहमद प्याम साहब से गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और अपने तारुफ़ी कलमात से आज की इस तकरीब का आगाज़ करें। जनाब ज़मीर अहमद प्याम साहब। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज हम अल्लामा इक़बाल का यौम पैदाइश यौम उर्दू के तौर पर मना रहे हैं और यह तकरीब न सिर्फ हमारे गोरखपुर में बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। उर्दू ज़बान किस मकाम पे आज है, हमें आज उसका मुहासबा करना है, सोचना है कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए हैं। उर्दू कौमी यकजहती की ज़बान, तहज़ीब की ज़बान और अच्छा सलूक करने वाली ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई, लेकिन बदकिस्मती से इसे वो मुकाम हासिल नहीं हो सका, न हो रहा है जिसके ये हकदार है। इसकी मुखालफत भी हो रही है। कट्टरपंथी कुछ अनासिर इसकी मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन अल्लामा इक़बाल ने जो तराना, कौमी तराना लिखा, उसकी गूंज सारे हिंदुस्तान में न सही, सारे पाकिस्तान में न सही, सारी दुनिया में ये धूम मची हुई है। जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अफसोस की बात तो ये है कि इस तराना का लिखने वाले अल्लामा इक़बाल रावलपिंडी के ठहरे और रवींद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के ठहरे। तक़सीम हिंद के बाद रावलपिंडी पाकिस्तान में चला गया और कलकत्ता रवींद्रनाथ टैगोर के हिस्से में आया। उन्हीं का तराना कौमी तराना बन गया। लेकिन इक़बाल का यह तराना दुनिया के जिस हिस्से में हिंदुस्तानी है वो यही तराना गा रहे हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बात और याद आ गई मुखालफत की। हिंदुस्तान के कुछ लोग उर्दू ज़बान को मुनासिब नहीं समझते, इसको तक़सीम का ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं और जिन्ना के साथ ही अल्लामा इक़बाल को भी जोड़ दे रहे हैं कि वो भी तक़सीम हिंद के मुआफ़क़त में थे। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ हिस्से में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि ये बात सही नहीं है। याद आ रहा है कि 2015 में बंगाल सरकार के ज़रिए इंतज़ाम चल रही बंगाल उर्दू अकादमी ने अल्लामा इक़बाल को तराने हिंद के सम्मान से नवाजा था। उनके पोते वलीद इक़बाल हिंदुस्तान आए और ममता बनर्जी ने उन्हें सम्मानित किया। हम खुश हैं कि कुछ लोग हकीकत को नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि उर्दू जैसी प्यारी ज़बान को सीने से लगाए हुए हैं। आज जो लोग उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं, यानी वो कट्टरपंथी हिंदी के लेखक, हिंदी हमारी कौमी ज़बान है, हम उसका एहतराम करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और उसमें लिखते भी हैं। हम उसके मुखालफत नहीं करते, लेकिन ये लेखक उर्दू की मुखालफत करने लगे हैं। और शर्म की बात तो ये है उनके लिए कि सच्चाई ये है कि आज सबसे ज़्यादा उर्दू के अल्फाज हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं, हिंदी में वो लिख रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात है। एक बात और याद आ गई
बकौल प्रोफेसर महमूद इलाही कि उर्दू ज़बान तो ज़िंदा रहेगी लेकिन इसका रस्मुल ख़त बदल जाएगा। यह बात आज के माहौल में आजकल जो कुछ हो रहा है उसको देखते हुए कुछ सही साबित हो रही है कि इसका रस्मुल ख़त बदलता जा रहा है और हिंदीकरण बड़ी तेज़ी से हो रहा है। हमें खुशी है कि हिंदी के लेखक उर्दू के अल्फाज कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अफसोस तो ये है कि वो तलफ़्फ़ुज़ नहीं पैदा कर पा रहे हैं जो उर्दू ज़बान का हुस्न है, उसके लताफ़त और नज़ाकत है। मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि जब तक अंग्रेज़ी और उर्दू नहीं पढ़ेंगे तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं आ सकता। बचपन में जब मैं मौलवी साहब से पढ़ता था, तलफ़्फ़ुज़ गलत होता था तो पिटाई होती थी। ऐसे ही अंग्रेज़ी में भी है, लेकिन हिंदी वाले इस पर तवज्जो नहीं देते। अपने कई हिंदी के दोस्त लेखकों से मैंने सवाल किया कि आप तो लिखते हो हिंदी में लेकिन बोलते हो जब तो अपना उच्चारण भी सही नहीं कर पाते। बोले यार तहज़ीब, तलफ़्फ़ुज़, अदब माँ की गोद से पैदा होता है और माँ जब तलफ़्फ़ुज़ गलत बोलती है तो बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन जवाब में मैंने उनसे यही कहा कि भाई उस्ताद का भी तो कुछ फ़र्ज़ है। हिंदी पढ़ाने वाले लोग जो असातिज़ा हैं वो भी तवज्जो नहीं देते कि लड़के क्या पढ़ रहे हैं और तलफ़्फ़ुज़ कैसा कर रहे हैं। कहाँ ये बात तो है। हमने भी हिंदी पढ़ी है और इसी कॉलेज में पढ़ी है, लेकिन पंडित जी कभी तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान नहीं देते थे। जो चाहिए बोलिए, जो चाहिए लिखिए। यही वजह है कि तलफ़्फ़ुज़ का सही इस्तेमाल ना होने की वजह से हिंदी में जो लिखने वाले लोग इसको सही ढंग से पेश नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं अपना हिसाब किताब देने के लिए कि हम लोगों ने उर्दू के लिए क्या किया। एक जवाब ये पेश किया जाता है कि उर्दू पढ़ के करेंगे क्या, क्या कोई नौकरी मिलेगी, कोई जॉब मिलेगा, कोई मुलाजमत, कोई काम मिलेगा। ये बहुत गलत जवाब है। इकोनॉमिक्स का फार्मूला है डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी के सप्लाई भी होती है। उर्दू की डिमांड आज नहीं है, लेकिन बहुत पहले, ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, 25-30 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ कि शमा मैगज़ीन 20वीं सदी मैगज़ीन और इब्न सफ़ी का जासूसी नावल जो इलाहाबाद से शाया होता था, जब मार्केट में आता था तो हाकर से छीना झपटी होती थी। कुछ लोग हाकरों को पहले से पैसा दे देते थे कि जैसे ये हमको पहुंचाओ, डिमांड थी। आप डिमांड कीजिए तो उर्दू तरक्की करेगी, और तरक्की उसी वक्त हो सकती है जब उसकी तालीम पर हम सरपरस्त लोग ध्यान दें, अपने बच्चों को तैयार करें उर्दू पढ़ने के लिए। डिमांड होगी तो नौकरी भी मिलेगी, मुलाजमत भी होगी मिलेगी। अब अगर किसी अखबार या किसी मैगज़ीन की डिमांड बहुत बढ़ेगी तो उसमें एडिटोरियल बोर्ड से लेकर सर्कुलेशन का स्टाफ, मशीन पर काम करने वालों का स्टाफ, हाकर्स का, बेचने वाले अखबार वालों की तादाद बढ़ेगी। काम कहाँ नहीं है, डिमांड तो कीजिए। और डिमांड उस वक्त पैदा होगी जब हम उर्दू को आगे बढ़ाएंगे, फ़रोग़ देंगे, उसकी तालीम पर ज़ोर दे देंगे। बड़े अफसोस की बात है